नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार, खुरुम जहरी, खम्मा घैनी मतलब देख रहे हो कितना खूबसूरत देश है हमारा। एक ही बात मैंने अलग-अलग भाषाओं में कही है और हर भाषा का अपना एक स्क्रिप्चर है, हर भाषा का अपना एक लहज़ा है, अपना एक तौर तरीका है बोलने का। बट सबकी नीयत एक ही है, इज़्ज़त देकर एक दूसरे से जुड़ना। किसी अंग्रेज से पूछ लेना कभी, जब भी वो हमारे देश भारत में आते हैं, तो उनका कहना है कि जब भी वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि पूरा देश ही बदल गया, एक नई जगह पे आ गए हैं। उनका ये कहना होता है ना कि भारत उस इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें हर एक रंग अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हो जाता है। कभी इंद्रधनुष देखे हो कितना खूबसूरत लगता है, तो उनकी नज़रों से ना हम एक इंद्रधनुष की तरह चमक रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये विभिन्नता ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी हो जाती है और चुनौती भी। ऐसा समझो कि ये ताकत और चुनौती एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं। अब इसी विभिन्नता में हमें रहना है, हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे को समझना है, अपने-अपने घरों को चलाना है। अलग-अलग नियम कानून बनते हैं इस विभिन्नता को देखकर, अलग-अलग फैसले लिए जाते हैं इस विभिन्नता की भलाई के लिए, इस विभिन्नता की उन्नति के लिए। और इस पूरे चीज को समझना ही सोशियो और पॉलिटिकल अवेयरनेस कहते हैं। हिंदी में कहे तो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, जिस पे आप इंटर्नशिप करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है आरिफ रशीद और मैं आपका मेंटोर रहूंगा इस पूरे इंटर्नशिप के सीरीज पे। एंड मैं आशा करता हूं ये जो पूरी यात्रा है हमारी काफी खूबसूरत होने वाली है। दार्शनिक पता है कौन होते हैं? दार्शनिक को इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफर्स। दार्शनिक बेसिकली वो होते हैं जो हमारी बुनियादी चीजों पे काफी गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, सवाल उठाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। सो एक ग्रीस के एक फिलोसफर है, दार्शनिक है, जिनका नाम है हेराक्लाइटस। सो उनका कहना था कि दुनिया में इकलौती चीज है जो कभी नहीं थमेगी, वो है बदलाव। बदलाव कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। और ऐसी एक बदलाव हुई थी, याद रखिएगा ये जो बदलाव शब्द है मैं बहुत बार इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ऐसी एक बदलाव हुई थी 2020 की सरकार ने जो लाया था, और उसका नाम दिया था एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बदलाव पहले भी हुए थे हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। हम 1968 की सरकार ने पहली बार हमारे एजुकेशन पॉलिसी में एक बदलाव लाया था जिसका नाम था NEP, नेशनल एजुकेशन फॉर पॉलिसी। उस बदलाव में ये था कि पढ़ने लिखने को थोड़ा सा महत्व देने की बात की गई थी। फिर 1986 की सरकार ने उसी बदलाव में थोड़ा सा और विस्तार बदलाव लाया, बोला कि पढ़ाई लिखाई काफी जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और हर नागरिक को पढ़ने लिखने की एक राइट होनी चाहिए। 1986 से 2020 में काफी कुछ बदला है। इंटरनेट आ गया है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, एक दूसरे से जुड़ना काफी आसान हो चुका है इंटरनेट के कारण। सो हमारे पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका भी बदलना चाहिए। इसीलिए नाम के साथ साथ 2020 की सरकार ने काफी खूबसूरत बदलाव किया था, वो था इंटर्नशिप। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप पहली बार हो रहा है, इंटर्नशिप होते थे पहले, बट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों के लिए होते थे, जैसे कि आपका बीएड, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए, ये 4 ऐसे फील्ड थे जहां पर इंटर्नशिप करना, प्रशिक्षण करना, इंटर्नशिप को हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं, तो प्रशिक्षण करना अनिवार्य था। बट 2020 में जो एनपीई में बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो प्रशिक्षण है, ये जो इंटर्नशिप है, सारे फील्ड के लिए, सारे
पढ़ाई लिखाई के लिए, सारे डिसिप्लिन के लिए कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। आइए आप समझते हैं कि ये पूरे इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ये जो आप जो देख रहे हो, ये पहला वीडियो है और ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, परिचय वीडियो है, मेरी परिचय और हमारे इस टॉपिक की परिचय। तो ये पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जाता है। उसके बाद ऐसे 5 वीडियो रहेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम समझेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता होती क्या है एक्चुअली, और आगे वाले वीडियो में हम एक्चुअली जो समझे हैं उस चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पूछेंगे और खुद ब खुद अनुभव करेंगे। सो ये पूरा इंटर्नशिप आपका 13 दिनों का होने वाला है। पहला जो आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और आगे जो आप अनुभव करने वाले हैं उस चीज के लिए हमें 5 वीडियोस लगेंगे, 5 थ्योरी क्लासेस लगेंगे। सो हर थ्योरी क्लास के बाद आपका एक फील्ड विजिट रहेगा। तो 5, 5, 10, 5 थ्योरी क्लासेस, उससे रिलेटेड 5 फील्ड विजिट, ये हो गए 10। इंट्रोडक्टरी वीडियो, परिचय वाले वीडियो को मिला के 11। 12वें दिन पे जो भी आपने समझा है, जो भी आपने अनुभव किया है, उस पे एक छोटा सा टेस्ट होगा, जो कि आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए अनिवार्य हो जाता है। और 13वें दिन पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके पूरे इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। और घंटों में अगर तब्दील किया जाए तो ये आपका इंटर्नशिप 60 घंटों का होगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद भी आपका एक बेस लाइन टेस्ट रहेगा। हर वीडियो के बाद आपसे कुछ रीडिंग मटेरियल्स दिए जाएंगे और एक छोटा सा बेसलाइन टेस्ट रहेगा एमसीक्यूज के तौर पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप। सो ये आपका जो इंटर्नशिप है क्यों जरूरी हो जाता है? साइकिल चलाना आता है आप लोगों को? तो लेट्स सपोज आप मान लो कि आप एक स्कूल में जाते हो जहां आप साइकिल चलाने के तौर तरीके सीखते हो, पूरा किताबी ज्ञान आपने ले लिया। लेकिन किताबी ज्ञान लेना एक अलग चीज होती है, खुद ब खुद जाकर ये देखना कि साइकिल कैसे चलती है, और जो लोग सालों से चलाए आ रहे हैं उनका खुद मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना, अनुभव लेना, वो अलग ही टोटल फीलिंग होती है। तो ये इंटर्नशिप करने से ना आपको ज्ञान के साथ साथ एक अनुभव भी मिलेगा। और क्या ये इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जो पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं? मेरा मानना है कि नहीं यार, ये जो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है ना, ये स्कूल से सिखाना चाहिए। बिकॉज जब भी आप ये जानते हो कि समाज कैसे चलता है, समाज को चलाने वाले कौन होते हैं, क्या क्या नीतियां बनी हुई है ना, तो आप कभी ब्लेम गेम नहीं खेलोगे। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, आप एक जिम्मेदारी उठाओगे और एक बदलाव का हिस्सा बन जाओगे आप। इसीलिए ये मुझे लगता है कि ये इंटर्नशिप हम सभी को करना चाहिए। हम सभी को एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हम सभी को अपने अपने समाज के बारे, अपने अपने उस ऐसे राजनीति के बारे जिससे समाज चलती है और समाज के कारण राजनीति चलती है, ये समझना हम सभी को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। क्या होता है समाज? क्या मैं एक समाज हूं? क्या आप एक समाज हैं? जी नहीं, एक अकेला व्यक्ति समाज नहीं कहलाता है, बट समाज का हिस्सा जरूर होता है। चलिए समझते हैं एक उदाहरण के साथ। अब आप रहते हो घर पे अलग अलग लोग हैं, माताजी, पिताजी, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग लिंग के लोग हैं, स्त्री पुरुष, बच्चों में भी लड़के लड़कियां। सो एक ही घर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उस घर को चलाने के लिए हमारी अलग अलग नीतियां होती, सिद्धांत होते हैं। ऐसे 10 घर को मिला लो तो एक मोहल्ला बन जाता है। ऐसे 10 मोहल्लों को मिला लो तो एक गांव बन जाता है। ऐसे 10 गांवों को मिला लो एक डिस्ट्रिक्ट बन गए, 10 डिस्ट्रिक्ट को मिला लो एक शहर बन गया, शहरों को मिला लो राज्य बन गया, राज्यों को मिला लो देश बन गया, और आखिरकार देश भी तो हमारा घर ही होता है। जिस तरह घर को चलाने के लिए अपना एक नियम कानून होता है, अपना एक तौर तरीका होता है, उसी तरह एक देश को भी चलाने के लिए उसके अलग अलग नियम कानून होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक जैसे कि घर पे
अलग अलग लोग रहते हैं, हर लोगों की अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, और मानो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लोग अगर कोई भी घर का वो सदस्य उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे हट जाता है या सक्षम नहीं होता है या गलत तरीके से जिम्मेदारियां निभाता है, तो क्या आपको लगता है वो घर सही मायने से चलेगा? क्या आपको लगता है उस घर पे उन्नति होगी? या फिर दूसरी चीज रख लेते हैं ना यार, अगर मानो एक घर के दो भाइयों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, तो क्या उस घर की उन्नति कभी होगी? नहीं। इसीलिए हमेशा उस घर पे जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो हमेशा सारे सदस्य को देखकर उनकी अच्छाई के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी उन्नति के लिए ली जाती हैं। अगर मानो आपने ये डिसाइड किया कि यार रात को 2 बजे मैं उठ के टीवी देखूंगा, पूरे वॉल्यूम में टीवी को देखूंगा, तो घर के सारे लोग को डिस्टरबेंस होगी, तकलीफ होगी। तो ये फैसला जो लिया जाता है वो ऐसा फैसला लिया जाता है जिससे लोगों की उन्नति होए। ठीक उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कई नियम कानून बनते हैं, नीतियां बनती है ताकि देश के समाज का उन्नति हो। और जब एक बार देश के समाज का जब उन्नति होने लगता है तो आखिरकार पूरे देश का उन्नति होता है। तो कौन लेता है ये फैसले? ये फैसले राजनीतिक दलें लेती हैं, सरकार लेती हैं और राजनीति के द्वारा लेती है। तो राजनीति होती क्या है? राजनीति बेसिकली शासन करने का एक जरिया होता है, एक व्यवस्था होती है। जैसी समाज वैसी राजनीति। एक उदाहरण के तौर पे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, उसका समाज अलग है तो उसकी राजनीति करने की व्यवस्था अलग है। चाइना का समाज अलग है तो उसकी राजनीति करने की व्यवस्था अलग है। और हमारा देश में हमारी समाज बहुत ही विभिन्न है, बहुत ही अलग है। तो इससे चलाने की व्यवस्था, राजनीति करने की व्यवस्था अलग है। और भारत में ये राजनीति करने की व्यवस्था को कहते हैं हम लोग लोकतंत्र, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। सो जैसा समाज का रंग वैसी राजनीति। और ये राजनीति होती कहाँ है? जानवरों के बीच में तो होगी नहीं, जंगलों में तो होगी नहीं। राजनीति हमेशा इंसानों के बीच में होती है। और इंसान रहते कहाँ हैं? इंसान समाज में रहते हैं। तो समाज और राजनीति हमेशा जुड़ी हुई है। राजनीति के लिए हुए फैसले समाज को अफेक्ट करती है और समाज, बदलते हुए समाज के कारण राजनीति भी बदलती है। याद आ गया? बोला था ना मैंने, वो दार्शनिक ने कहा था कि बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं थमेगी, कभी नहीं रुकेगी। बदलते समाज के साथ हमेशा राजनीति बदलती आई है। एग्जाम्पल देता हूँ। बदलाव दो तरीके के होते हैं, सामाजिक और कानूनी। ठीक है? आज से कई साल पहले सती प्रथा होती थी। ठीक है? विधवाओं को आग में जला दिया जाता था। फिर हुआ एक बदलाव, समाज में ये समझदारी आई। एक्चुअली उसको लीड किया था हमारे एक एक्टिविस्ट, एक रिफॉर्मर ने, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर बोला कि नहीं यार, ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, बहुत ही गलत प्रथा, और इसे बंद करना चाहिए। आज के डेट में आपको लगता है कि वो प्रथा चालू रहेगी? और चालू कोई करता है तो उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। सिमिलरली आप दूसरी चीज़ देख लें कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ये भी कानून ने इसे बनाया है कि यार बाल विवाह एक गुनाह है, एक जुर्म है। लेकिन क्या आपको लगता है आज बाल विवाह नहीं होते हैं? मैंने तो सुना है गांव देहात में आज भी बाल विवाह चल रहा है। ये तो आप बताएंगे कि होता है कि नहीं होता है। और रीसेंट बहुत अच्छा एक रिफॉर्म आया है जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इसी तरह बदलते समाज की तरह, समाज का जब सोच बदलता है तो उसके कानून बदलते हैं। एंड कानून जब बदलता है तो समाज में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अब ये फैसले लेता कौन है? ये फैसले वो लोग लेते हैं जिसे
आप और हम चुनते हैं, वो हमारे बीच में से उठ के उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचते हैं जो हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए फैसले ले सके। और अब ये फैसले लेता कौन है? आपके घर में कौन फैसले लेता है? अ, आपके माताजी, आपके पिताजी, एटलीस्ट जो बड़े-बड़े घर के जो डिसीजन है वो आपके माताजी और पिताजी लेते हैं। उसी तरह हर एक स्टेप पे ये जो राजनीति है ना, एकदम बड़े से बड़ा हो गया देश, उसको छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करके गाँव तक आ जाते हैं। तो हर एक स्टेप पे ना कोई एक जिम्मेदार पोजीशन होती है। वो एक इंसान इलेक्ट होके, वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होके, हमारे लोकतंत्र के सिस्टम में वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होके वहां तक पहुंचता है और वो फैसले लेता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके गांव का फैसला कौन लेता है, आपके शहर का फैसला कौन लेता है? ये सारे टास्क मैं आपको देने वाला हूं, तो आप बताएंगे ये सारी चीजें। अब रहा कि अगर नियमन कानून कोई भी समाज में या कोई भी देश में ना रहे तो इंसान तो जानवर की तरह बिहेव करने लगेगा। पहले भी बताया मैंने कि इंसान एक सामाजिक जानवर है, तो इसलिए नियम कानून का पालन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये राजनीति को और ये समाज को और हमारे सिस्टम को चलता कैसे है? ये मतलब कैसे चलता? कुछ तो होगा। वो जो कुछ तो होगा ना, वो एक पतली सी किताब है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ओके, कब बना था संविधान, कैसे बना था संविधान, क्यों बना था संविधान? बड़ी मुश्किल से, ये जो हम लोग खुली हवा ले रहे हैं, क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं। एक मिनट कॉफी पीता हूं। हाँ, थैंक यू। सो ये जो हम लोग खुली हवा ले रहे हैं, आपको ये अनुमति है कि आप बैठ के ज्ञान प्राप्ति कर सके। ये जो भी हम आज कर रहे हैं उसका पता है कॉस्ट क्या है? उसका मतलब हमने क्या खोया है? लाखों करोड़ों लोगों की जान खोई है। हमारे पूर्वज बहुत ही, अरे मतलब बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ लड़े थे, तब जाके आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। अब गुलामी क्या होता है वो आपको और हमें तो कोई आइडिया ही नहीं। हमसे पढ़ सकते हैं लेकिन वो एहसास नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई अंग्रेज का जूता साफ करना पड़ रहा है सुबह सुबह, दिन रात। हमारा कोई इच्छा ही नहीं होता था। तो जब हमारे पूर्वज लड़े तब जाकर कितने जान खोए, कितनों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली है। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। उसके 3 साल फिर जब ये आज़ादी मिल गई, सारे विद्वान एक साथ बैठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतना विभिन्न देश है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के भाषाएं हैं, कास्ट सिस्टम है, क्या नहीं था उस समय, बिखरा हुआ था। जब हमारे सारे विद्वान एक साथ बैठे, जिसे लीड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जब हमारे सारे विद्वान एक साथ बैठे, विद्वानों के बैठने के बावजूद इतना विभिन्न प्रकार का देश, इतनी तकलीफ हुई होगी कि किसको क्या इंपॉर्टेंट देना है, कैसे चलाना है। तब जाके 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में हमारा ये संविधान तैयार हुआ था। कितने शब्दों में तैयार हुआ था? इसे बनाते बनाते लगभग, इसे तैयार करते करते लगभग 1,46,000 और 385 शब्दों में ये हमारा संविधान तैयार हुआ है। अभी भी पूरा नहीं है, अमेंडमेंट्स, बदलाव उसमें भी आते रहते हैं। बदलते समाज के साथ उसमें भी बदलाव आते रहते हैं। तो एक संविधान वो धागा है, वो बहुत ही मजबूत कड़ी है जो समाज को और राजनीति को जोड़े रखता है। तो क्या ये देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ राजनीतिक दलों का ही है या फिर उन लोगों का है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ उन लोगों का है? क्या समाज का इसमें कोई रोल नहीं होता है? जी जरूर होता है,
क्योंकि ये जो एक देश है वो समाज से ही तो बना हुआ है, आपसे और हमसे ही तो बना हुआ है। हम भी तो समाज का एक हिस्सा है। क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम समाज को एक ऐसी दिशा की ओर ले जाएँ, जिससे पूरे देश का भला हो, जिससे समाज का भला हो? यार जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना कि हम कुछ भी खाएँ और कचरा रोड पे फेंक दें और फिर अ, हम कंप्लेन करते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। गाँव में कचरा फेंका हुआ है तो गाँव के जो अधिकारी है जिनकी ज़िम्मेदारी है गाँव को साफ रखने की, गाँव में सड़क बनाने की, सड़क चोरियाँ हो जाती हैं। बिहार के तो बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं। तो क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? ज़रूर बनती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं यार कि दहेज का ही रख लो। दहेज एक कानूनी जुर्म है और आपको क्या लगता है दहेज की प्रथा अभी भी नहीं चल रही है? दहेज एक्चुअली ना बहुत पहले पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के दहेज की प्रथा चालू की थी कि जब बेटियां जाती हैं दूसरों के घरों में, एक मिनट, तो यार उनकी अ, भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए एक पॉकेट मनी की तरह दिया जाता था। बट इंसान ना लालची होता है। लालच करते-करते आज के डेट में इतना लालच करने लगा कि रेट फिक्स हो गया है। कई राज्यों में तो मैंने सुना है कि अगर आप डॉक्टर हो तो इतना दहेज मिलेगा, इंजीनियर हो तो इतना दहेज मिलेगा, गवर्नमेंट में हो तो इतना दहेज मिलेगा। बट कानूनी तौर पे देखा जाए तो अगर आप कोई भी पॉकेट मनी 15,000 के ऊपर देते हैं और लोग उससे ज़्यादा माँग रहे हैं, तो ये कानूनी जुर्म हो जाता है और जितना पैसा आप ले रहे हो, उतना ही आपको रकम देना पड़ेगा एज़ अ फाइन, भुगतान के रूप में। और मैं आशा करता हूँ जितने भी लड़के मेरे वीडियो ये देख रहे हैं, दहेज ना लें क्योंकि आप समझ रहे हो कि अगर मानो आपके घर पे आपकी बहन की शादी हो रही है और आपके घर की इनकम, आय बहुत ही लिमिटेड है और जब शादी आप जहाँ करने जा रहे हो या करवा रहे हो अपनी बहन की और आगे वाला आपसे दहेज माँग रहा है, आपकी क्षमता नहीं हो रही है, कैसे करोगे आप शादी? जस्ट बिकॉज़ क्षमता नहीं हो रही है तो शादी टूट जाए? तो ये सब को सुधारने के लिए एक कानून में एक बदलाव आया था, जो बोला गया कि दहेज एक जुर्म है, इसको आप नहीं कर सकते हो। जब आप अपने घर पे दहेज देने से हिचकिचाते हो तो दूसरों से माँगना क्या ये सही हो जाता है? तो समाज को सुधारने के लिए हमारी और आपकी दोनों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सरकार ने तो कानून बना दिया बट क्या हम उस कानून का पालन कर रहे हैं कि उल्लंघन कर रहे हैं? वो तो ज़िम्मेदारी हमें उठानी तो होगी, वरना हमारा कोई हक नहीं बनता ये बोलने का कि सरकार ने ये सही किया और सरकार ने वो गलत किया है। और क्या समाज को ये बताना कि हमारे समाज में ये कमियाँ हैं और ये जताना कि ये कमियाँ इसको ऐसे सुधार दिया जाए तो वो क्या गलत हो जाता है? नहीं, वो गलत नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रख लो आपकी एक दोस्त है, आप अलग-अलग विषय पढ़ रहे हैं। आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है बट इंग्लिश में आप थोड़े कमज़ोर हो। आपका दोस्त आके कहता है कि भाई या बहन आपकी जो मैथ्स काफ़ी गणित काफ़ी मज़बूत है बट अंग्रेज़ी में आप कम मार्क्स ला रहे हो, तो आपको अंग्रेज़ी में काम करना चाहिए। तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप उसको सही लेकर रिएक्ट करोगे या फिर आप बोलने लगोगे कि अरे नहीं यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ईगो पे ले लोगे। इतना छोटा ईगो कि आपकी भलाई के लिए कोई कुछ बोल रहा है और आप ईगो पे ले रहे हो, तो वो तो गलत हो जाता है, राइट? फिर आप कभी ग्रो नहीं करोगे, आप कभी उन्नति की ओर नहीं बढ़ोगे। सिमिलरली ये हमारा कर्तव्य होता है कि समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य होता है, हम युथ का कर्तव्य होता है, आप बच्चों का कर्तव्य होता है कि उसे कोशिश करें कि सही दिशा दे सके, सही सवाल पूछ सके और ये लोकतंत्र में बहुत अ, स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत मज़बूत चीज़ है। लोकतंत्र हमें ये राइट्स देता है कि हम सवाल पूछ सके कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसकी भलाई के लिए हो रहा है। पुरानी और गलत परंपराओं को बदलना
हमारी एक जिम्मेदारी है। आई होप जितने भी लोग, अगेन आई होप कि जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करें कि हम खुद एक जिम्मेदारी लें एक अच्छे दिशा की ओर बढ़ने के लिए, ताकि समाज एक सही दिशा की ओर बढ़ सके। अनटचेबिलिटी रख लेते हैं ना यार, अछूत वाली चीज। क्या अछूत बंद हो गया है क्या? कितने सारे केसेस है राजस्थान में, एमपी में, तरह तरह जगह पे केसेस आ रहे हैं। घोड़े पे चल रहा है तो उसे मार दिया जा रहा है यार। ये मतलब कब तक चलेगा ये सब? और क्या ही बोलूं, कब तक चलेगा ये सब? 2025 में आ गए हैं, इंसान इंसान होता है। दूसरे देशों के जो समाज होती है, जैसे चाइना, रशिया, यूएसए, अमेरिका, वहाँ के समाज ना यार, पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है, दूसरे ग्रहों में जाने की बातें हो रही है, समाज में वो टॉपिक चलता है, एआई का टॉपिक चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉपिक चल रही है, कैसे मतलब बंदरों से हम यहाँ तक पहुंचे उसके बारे में बात हो रही है, अलग अलग तरह के आविष्कार हो रहे हैं। और हमारे समाज में वो आज भी भेदभाव की भाषा बोली जा रही है। उस भाषा को बढ़ोतरी देने के लिए चीजें की जा रही हैं। तो कब तक हम लोग इस भेदभाव पे टिके रहेंगे? अगर भेदभाव पे टिके रहेंगे तो फिर आगे का क्या सोचेंगे? आगे का मतलब हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे समाज में वैसे भी लोग हैं जो तरह तरह के लोग होते हैं, राइट? कौन, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। अगर हमारा सोच ही भेदभाव पे रहेगा तो बाकियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि यार हम इस भेदभाव से बढ़ के कुछ ऐसा सोचे जिससे पूरे देश का नहीं, पृथ्वी के सारे लोगों का उन्नति हो यार। तब लगता है कि यार एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं पर्सनली ये बहुत ही स्ट्रांगली मानता हूँ कि हमारा देश जो है ना, एकदम सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के साथ चल रहा है। टाइम हमारे साथ है यार। पूरी दुनिया का सबसे जो यंग पॉपुलेशन है, जो काम कर रहा है, वो हमारे देश में ही है। इसलिए पूरे दुनिया की निगाह ना हमारे देश के ऊपर है। इसलिए सब हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं कि हम बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं और इसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम पीछे छूट जाएंगे, बहुत बुरी तरह पीछे छूट जाएंगे। तो ये हो जाता है एक छोटा सा परिचय, एक बुनियादी समझ समाज, राजनीति और उसकी जागरूकता के बारे। अब हम आगे 5 डिफरेंट विषय को चूज करेंगे, समाज, राजनीति और उसकी जागरूकता से रिलेटेड। और हर टॉपिक के बाद आपको एक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसे आप मन लगा कर पढ़ें, एंड एक छोटू सा टेस्ट भी लिया जाएगा एमसीक्यू के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, सो दैट ये देख सके कि मैंने जो बताने की कोशिश की और आपने जो समझने की कोशिश की है वो सही मायने से चल रहा है कि नहीं। तो ये आगे के 5 टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, थोड़ा विस्तार में अपन वापस से बात करेंगे समाज के बारे, कि समाज क्या होता है और हम कैसे इस पूरे समाज का हिस्सा होते हैं। दूसरा रहेगा राजनीति के बारे, कि राजनीति एक सत्ता और जिम्मेदारी का खेल होता है। तीसरा हम ये देखेंगे कि एज ए इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के वास्ते हमारा क्या कर्तव्य है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। चौथा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी समाज की समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए कागज से लेकर जमीन तक उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। पांचवा हमारा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी है वो एक व्यक्तिगत रूप से एक फेलियर है या फिर लोगों को इस चीज की जागरूकता नहीं है कि क्या क्या
मार्केट में अवेलेबल है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।